हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पर, जहां पर हमने एक सीरीज को शुरुआत किया था। जिस सीरीज में हम पूरे के पूरे एसएससी के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, ज्योग्राफी के सेक्शन का। उसी सीरीज का हमारा ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपके उस वीडियोस पे जो कमेंट आ रहे थे, हम उस सारे कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। उसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्द उस क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करने वाले हैं। अगले वीडियोस में हम उस सारे आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर देंगे। ये हमारा सीरीज 3 है और सीरीज 3 को हम शुरुआत करते हैं। और जो सीरीज 3 होगा सर, सीरीज 3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करना। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज, कितनी डिग्रीज होंगी, हाउ मेनी डिग्रीज डज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। सिंपल सी बात है सर, एक अर्थ का रोटेशन यानी कि एक जो सर्कल होगा उसमें सर ये जाता है 360 डिग्री का, ठीक है। और सिंपल आपको इसको 24 से डिवाइड करना है। योर आंसर विल बी योर 15। सर 15 डिग्री विल बी योर आंसर। हाउ मेनी डिग्री, सर आंसर विल बी योर 15 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ये तो चलो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2020 आप देखोगे सर, ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि सर 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल के, वहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है, तो हम लोग अगली वीडियोस में थोड़े से अबव वाले लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं जरा अपने वीडियोस का, अपने इस सेशन का दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में अगर बात करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सबसे बाह्य यानी कि सबसे बाहर का जो सॉलिड पार्ट होगा। तो अगर आप बात करोगे, देखिएगा कुछ पॉइंट को देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, और शेप में आकर के एक शेप को कवर करते हैं। और अगर आप देखोगे, देखिए, अगर ये आपका, अगर आप मानो कि सर अगर ये हमारा पृथ्वी का पार्ट है, अगर ये हमारा पृथ्वी है सर, देखोगे अगर ये हमारा पृथ्वी होगा तो इसे आप बोलोगे सर ये पृथ्वी का सेंटर होगा। इफ दिस इज गोइंग टू बी आवर अर्थ, तो इसको आप क्या बोलोगे सर, ये हमारा पृथ्वी का सेंटर होगा। और जो हमारा ये पृथ्वी का सेंटर होता है, पृथ्वी के सेंटर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो सर, पृथ्वी के सेंटर वाले पार्ट को आप नाम देते हो कोर। कोर के जस्ट, अब अगर आप अबव में आते हो, कोर के जस्ट बाहर का जो लेयर होगा, इसको आप क्या बोलोगे सर, इसको आप बोलते हो मैंटल। इसको आप बोलोगे मैंटल। याद रखिएगा, मेंटल मत बोलिएगा, ये मैंटल होता है। मैंटल और मेंटल में थोड़ा डिफरेंस होगा। ये कोर है, ये मैंटल है। और जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, इसे आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो क्रस्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, सर सबसे बाहरी पार्ट क्या होगा, सर सबसे बाहरी पार्ट होगा क्रस्ट। क्रस्ट विल बी योर आंसर। आप देखोगे पृथ्वी का सबसे बाहरी पार्ट होता है क्रस्ट। चलो ये तो क्वेश्चन की बात होगी, लेकिन मैं अगर बताऊं, ये जो हमारा पृथ्वी का जो अपर सरफेस है, क्रस्ट का पार्ट कितना होगा सर, अपर सरफेस से आपको नीचे की ओर आना है। पृथ्वी के अपर सरफेस से आप नीचे की ओर आओगे। और कितना नीचे की ओर आओगे सर, आपको यहां पर आना है करीब करीब 30 से लेकर के 35 किलोमीटर तक का, यानी कि पृथ्वी का अपर सरफेस से नीचे तक आपको 35 किलोमीटर तक आना है। तो पृथ्वी का जो अपर सरफेस होगा और अपर सरफेस का जो नीचे का भाग होगा 35 किलोमीटर, सर पृथ्वी का 35 किलोमीटर तक का जो भाग होगा वो हमारा क्रस्ट का लेयर कहलाता है, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारी जो लॉन्ग वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें उस लॉन्ग वीडियोस में हम लोग क्रस्ट को, मैंटल को, कोर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बस उस क्वेश्चन में अपने नॉलेज को सीमित रखते हैं। क्वेश्चन में वो हमारा पूछा है, उसी क्वेश्चन में अपने नॉलेज को सीमित रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून। याद रखोगे, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जो भी आपका सोलर सिस्टम का पार्ट है, आप अगर सोलर सिस्टम के पार्ट को पढ़ते हो, तो सोलर सिस्टम के पार्ट में जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, इन सारे प्लैनेट्स के बारे में, इनका जो एरिया होगा, ये कौन सा प्लैनेट का एरिया कितना है, किस प्लैनेट का डायमीटर कितना है। और अगर आप डायमीटर याद रखोगे तो अब ये बात है, आपको रेडियस याद हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, यू विल फाउंड द रेडियस, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट का आपको एरिया याद रखना है, हर एक प्लैनेट का आपको डायमीटर भी याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सर मून का रेडियस कितना है, तो मून का रेडियस के बारे में बात करोगे, मून का रेडियस होता है 1.79 इंटू 10 टू द पावर 6 माइल्स। दिस m is for miles, so this is again important for you all। तो आप देखोगे यहां पर मून का रेडियस पूछा है, हो सकता है कमिंग एग्जामिनेशन में आपसे अर्थ का रेडियस पूछ दे,
आपसे वीनस का पूछ दे, किसी भी प्लैनेट का आपसे एक रेडियस पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का फायदा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का ये फायदा है कि सर हमें ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चन पता चलता है कि एग्जामिनेशन में किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उस ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चन को भी आप याद रखोगे, उसको आप समझिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ एपेहिलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, ठीक है। एपेहिलियन के समय में देखोगे पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होती है। अगर आप बात करोगे, मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक इमेज ऐड किया है, आप देखेंगे सर यहां पर लिखा है एपेहिलियन, और एपेहिलियन में देखोगे सन और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर, इट इज 152,100 एंड 000 किलोमीटर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपकी जो दूरी हो जाएगी सर वो 152 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि एपेहिलियन के समय अर्थ और यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है सर वो 152 मिलियन किलोमीटर के रूप में जानी जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखोगे। एपेहिलियन का ये दूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि सर एपेहिलियन में तो 152 किलोमीटर है, लेकिन पेरिहिलियन के टाइम पे पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, ये पॉइंट मुझे आप बताओगे। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं सर, एपेहिलियन का मतलब क्या होगा। एपेहिलियन का मतलब होगा सर पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी होगा सर ये मैक्सिमम होता है, और पेरिहिलियन का मतलब होगा सर दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो सर मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, मिनिमम आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे, देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज प्लैनेट विद इन द अर्थ सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट है जो हमारे पृथ्वी के सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं रहा। देखो सर आप सबको पता होगा इसका आंसर है प्लूटो। देखो नहीं रहा वो तो प्लूटो है, लेकिन प्लूटो को अलग क्यों किया गया मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, अगर आप बात करोगे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट आप कब कहोगे, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को आपको प्लैनेट कहना है ना, उसके लिए कुछ कंडीशन होगा। सर देखिएगा, एक कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा, इसके 6-7 कंडीशन है, लेकिन हम एक कंडीशन को डील करेंगे। एक कंडीशन ये होगा कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को आप प्लैनेट कब कहोगे। आपको पता है, आप देखिएगा मैं आपको जरा बता रहा हूं, आपको पता होगा कि आप मान लो कि सर ये हमारा सन है, दिस इज दी सन, और आपको ये भी पता होगा कि सर सन के आसपास में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, और जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट पे सन का चक्कर लगाते हैं, यानी कि सन के अराउंड में क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन देखोगे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को आप प्लैनेट कब कहोगे, सर प्लैनेट कब कहा जाता है, अगर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे, उनका जो ऑर्बिट होता है वो फिक्स होता है। अगर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे सूर्य का अगर चक्कर लगाएगा, उससे आप प्लैनेट बोलोगे, ये कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन को प्लूटो फॉलो नहीं करता था। प्लूटो क्या करेगा, मान लो कि अगर आपका प्लूटो है तो प्लूटो अपने ऑर्बिट में तो घूमता ही रहता है, लेकिन कभी कभी प्लूटो क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके सर दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में भी आ जाता है, ठीक है। दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में भी वो एंटर करता है, क्योंकि ये जो प्लूटो एकमात्र ऐसा प्लैनेट था जो कि सारे प्लैनेट से अलग एक कंडीशन को फॉलो करता था, यानी कि प्लूटो पृथ्वी के, देखोगे प्लूटो जो के बारे में अगर बात करोगे तो वो एक प्लैनेट का जो कंडीशन है कि अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे आपको रोटेट करना है, इस कंडीशन को प्लूटो फॉलो नहीं करता। यानी कि जो प्लूटो हमारा ग्रह है, ठीक है, ये प्लूटो ग्रह अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में भी एंटर करता है, इस कंडीशन को प्लूटो फॉलो नहीं करता है, इसलिए प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के ग्रुप से बाहर निकाला गया। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। आई होप ये नॉलेज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सर प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा प्लैनेट है जिसकी आउटर सरफेस में जो क्लाउड्स होगा वो क्लाउड सर सल्फ्यूरिक एसिड का बना होगा। आप याद रखिएगा, सपोज करो कि आप ये अगर एक प्लैनेट है तो हर प्लैनेट के आसपास में देखोगे, हर प्लैनेट के आसपास में आपको कुछ क्लाउड का फॉर्मेशन दिखेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्लैनेट है जिसके बाह्य क्षेत्र में, यानी कि जिसके बाहर क्षेत्र में, उसके एटमॉस्फेयर के बाहरी एरिया में यहाँ का जो क्लाउड है सर वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का होगा। तो याद रखोगे एक ही ऐसा ग्रह है वीनस, यानी कि वीनस एक ऐसा ग्रह होगा जिसके बाहरी क्षेत्र में, अगर क्लाउड के बारे में बात करोगे तो वीनस का जो क्लाउड होगा वो सर सल्फ्यूरिक एसिड का बना होगा।
वहीं पर अगर आप पृथ्वी के बारे में बात करोगे तो सर पृथ्वी का जो क्लाउड होगा सर वो H2O प्लस अदर गैसेस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। लेकिन सर जो वीनस का क्लाउड है, यू कैन इमेजिन कि वीनस का जो प्लैनेट होगा उसके आसपास का जो एरिया होगा वहां पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड का फॉर्मेशन मिलता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, इसका आंसर विल बी योर वीनस। सोलर सिस्टम को भी जरा आप ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट पे देखेंगे, दी फिल इन द ब्लैंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा पोर्शन है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनता है? सर ये बाह्य कोर, यानी कि जो आउटर कोर होता है, मैंने आपको बताया ना 3 पार्ट होगा पृथ्वी का, क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, कोर होता है। सर कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन पृथ्वी का जो आउटर कोर होगा उसके कारण पूरे पृथ्वी पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आउटर कोर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं, सर मून इज एग्जांपल ऑफ, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया CHSL में। मून किसका एग्जांपल? आप सबको पता है कि सर जो मून है उसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। और लुमिनस शब्द का मतलब क्या होता है? लुमिनस शब्द का मतलब ही होता है लाइट। नॉन लुमिनस यानी कि लाइट नहीं होना। सर आंसर यहाँ पे पूछा गया मून के बारे में, सर मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आंसर क्लियर है, आप देख करके चुटकियों में सॉल्व करोगे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे ना, आप क्वेश्चन को देखोगे और कुछ चुटके बजा के सॉल्व करोगे। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है। मैं जरा यूट्यूब पे जब एक सीरीज का लेक्चर लेके आऊंगा, उस लेक्चर को आप देखो, पढ़ो और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाओगे। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आते हैं अगले पॉइंट में, द प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट्स बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिससे हमारा पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट हमारे ऊपर उठेगा। मान लो कि ये आपका अर्थ क्रस्ट है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। आप मान लो कि ये सर हमारे पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है और ये अर्थ क्रस्ट का हमारा लोअर रीजन है। तो सर इस लोअर रीजन में कौन सा प्रोसेस होता है जिसके कारण पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट होगा सर उसका लेयर ऊपर की तरफ उठेगा? सर देखो डेनुडेशन तो होगा नहीं, वॉल्केनिज्म को साइड रखते हैं अभी, वेदरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वेदरिंग हमारे पृथ्वी के बाहर होगा, पृथ्वी के अंदर वेदरिंग नहीं होता है। डायोट्रॉपिज्म ये भी होगा नहीं। सर ऑप्शन क्या बचा? वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म का जो प्रोसेस है सर वो पृथ्वी के यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट का जो रीजन होगा, क्रस्ट के नीचे का पोर्शन होगा, सर ज्वालामुखीय प्रोसेस के द्वारा, ज्वालामुखीय प्रक्रिया के द्वारा देखिएगा हमारा जो अर्थ क्रस्ट का रीजन होगा उसका जो सरफेस होता है, उसका जो पोर्शन होता है वो एलिवेट करता है, मूव करता है या फिर आगे की ओर बढ़ेगा। आंसर विल बी योर वॉल्केनिज्म। दिस इज द 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखोगे, ये भी CHSL का 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज दी गैस जाइंट? सर गैस जाइंट इज नोन एज दी जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। जो बृहस्पति का जो ग्रह है उसे हम लोग गैस जाइंट बोलते हैं। बाय द वे आप ये याद रखिएगा, जो बृहस्पति का जो ग्रह है ना सर, इस ग्रह पे आपको सॉलिड सरफेस नहीं मिलेगा। यानी कि एक जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपको सॉलिड सरफेस मिलेगा, मरकरी के ऊपर सॉलिड सरफेस मिलता है। लेकिन जो जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर आपको 1% का भी सॉलिड सरफेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो जुपिटर के ऊपर अगर सॉलिड सरफेस नहीं मिलेगा तो सर ऑब्वियस सी बात है ये गैस का बना होगा। कौन से गैस से बना होगा जुपिटर? याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये हमारा सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये बचपन में हम याद करते थे, आपको कम से कम 20-30 तक याद होना चाहिए। उसी में से देखोगे जो हाइड्रोजन और हीलियम होगा, इन्हीं दोनों गैस से हमारा जुपिटर बनता है। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। गैस जाइंट यानी कि इसको हम लोग विशाल ग्रह के नाम से जानेंगे, विशाल गैस वाला ग्रह बोलते हैं। तो यहां पर आंसर होगा आपका जुपिटर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द प्लैनेट वीनस हैव? वीनस के पास नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब क्या? सर नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होगा मून, मून यानी कि चांद। यहाँ पर पूछा है सर वीनस के पास कितने चांद है? चांद मतलब कुछ और मत समझना ना, चांद बहुत होते हैं। कोई कमेंट करके बोलेगा कि सर मेरे पास 2 चांद है, भाई साहब 2 चांद 4 चांद नहीं करना। यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट मतलब कि एग्जैक्ट मून के बारे में बात की गई है। ये आप सबका मून नहीं है, ये दूसरा मून है जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में दिखता है। पूछा गया सर वीनस के पास कितने चांद है? सर वीनस के पास अपना खुद का एक भी चांद नहीं होगा। जितने सिंगल होंगे वो बोलेंगे सर हमारे पास भी एक भी चांद नहीं है।
तो कोई बात नहीं, आप याद रखोगे आपके पास भी एक भी चांद नहीं है सर। वीनस जो है कितना बड़ा ग्रह है सर, उसके पास भी एक भी चांद नहीं है, तो ज़्यादा पछताने की बात नहीं है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करोगे, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से क्रॉस नहीं करता है? सर आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं जरा डिटेल में आपको आंसर बता दूं। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर बात करोगे, मैं बताता हूं आपको कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से पास करता है, किन राज्यों से पास करता है। अगर आपको पता चल जाएगा तो इसका आंसर आप देख करके आंसर करोगे। मैं आपको बताता हूं, मैपिंग से करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप देखोगे कि सर ये हमारा कुछ साउथ इंडिया का मैप होगा, दिस इज गोइंग टू बी द मैप ऑफ आवर साउथ इंडिया, ठीक है। इस पेन का थोड़ा इशू है, ये अपने आप डबल कलर में चलना शुरू हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हमें कलर से मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये हमारा कुछ दक्षिण भारत का पार्ट होगा और ये हमारा एक राज्य होगा गुजरात का। मैं ज़रा आपके लिए कुछ राज्य को मार्क कर दूं। राज्य के बारे में अगर बात करोगे सर, यहाँ पर एक राज्य होगा हमारा गुजरात का राज्य। गुजरात के बाद अगर बात करोगे सर, यहाँ पर एक राज्य होगा राजस्थान का, यहाँ पर एक राज्य होगा मध्य प्रदेश का, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पड़ेगा झारखंड, यहाँ पड़ेगा वेस्ट बंगाल। और इस रीजन में हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, जहाँ पर 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 राज्यों का हमारा एक ग्रुप है जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सर पहले एक राज्य पड़ेगा त्रिपुरा और उसके जस्ट बराबर में एक राज्य पड़ेगा मिजोरम। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई यही वो 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा भारत के इन्हीं 8 राज्यों से क्रॉस करता है। यानी कि देखोगे जो कर्क रेखा होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के क्रॉस करेगा। इसे आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखोगे एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हो सकता है पूछा भी जाए, सीजीएल में नहीं लेकिन अदर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया है कि सर कौन सी नदी है, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो इंडिया में बहती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो याद रखोगे मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, मध्य प्रदेश में जो पहाड़ है इस पहाड़ का नाम होता है सतपुरा रेंज, यानी कि सतपुरा के पहाड़ की श्रृंखला। तो मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज के पहाड़ से एक नदी का ओरिजिन होगा, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार कट करेगी, कट करके राजस्थान से गुजरात में एक बार कट करती है और गुजरात के बाद ये नदी अपने आप को अरब सागर, आपको पता है यहाँ पर अरब सागर अरेबियन सी है, अरेबियन सी मिला करके एंड करती है। आप देखोगे कि ये जो नदी होगी सर, ये जो नदी होगी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार 01, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दूसरी बार 02, यानी कि ये जो नदी है इंडिया में फ्लो करती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। नदी का नाम क्या होगा याद रखोगे, दिस रिवर इज नोन एज योर माही नदी, इसे हम लोग माही नदी के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारत के अंदर माही नदी 2 बार कट करती है, लेकिन देखोगे पूरे विश्व के अंदर एक और नदी है, पूरे विश्व के अंदर एक और नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार कट करती है। आंसर में इन योर कमेंट सेक्शन में अगर आपको हिंट दे दूं, वो जो नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार कट करती है पूरे विश्व के अंदर, सर वो अफ्रीका में फ्लो करती है और पूरे विश्व की सबसे लंबी रिवर है। मैंने आंसर तो आपको फिर बता ही दिया अगर मैं लंबी रिवर बता दिया पूरे विश्व का, ठीक है। तो देखोगे यहां पर डज नॉट पास पूछा है, सर मध्य प्रदेश से पास करता है, वेस्ट बंगाल से पास करता है, गुजरात से पास करता है, डज नॉट पास, आंसर विल बी योर एपी, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आंध्र प्रदेश से पास नहीं करेगा क्योंकि सरकार आंध्र प्रदेश कुछ यहां पर ट्राई करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव डन विद दिस, आंसर विल बी योर आंध्र प्रदेश का रीजन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर नोन एज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको जरा इसको डिटेल में सोल्यूशन देता हूं। आप देखेंगे आते हैं एक डायग्राम को लेते हैं और आप देखिए जरा, अगर आप मानोगे कि सर ये अगर हमारा पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी होगा तो आप देखो अगर ये पृथ्वी है तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस विल बी दी सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग पृथ्वी का केंद्र बोलते हैं। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सर इस पॉइंट को आप बोलते हो नॉर्थ पोल, और आपको पता है कि नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ का एंगल बनता है। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलते हो साउथ पोल, आपको ये भी पता होगा कि साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ का एंगल बनेगा। और देखेंगे जरा सर पृथ्वी के सेंटर से होते हुए एक रेखा खींची जाती है, ये रेखा 0 डिग्री पे खींची जाती है और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा का नाम होता है इक्वेटर लाइन, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं।
यहां पर देखिएगा पूछा गया है ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के लाइन से पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होगा, जो इक्वेटर के समांतर चलेगा। इक्वेटर के समांतर क्या चलेगा, यानी कि इक्वेटर के समांतर सर कुछ ऐसा चलेगा। आप सबको पता है कि इक्वेटर के समांतर जो रेखा ऐसे चलती है, ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसे रेखा को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो रेखा इक्वेटर के समांतर नहीं चलती है, जो रेखा कुछ इस तरीके से चलती है, जो नीले कलर की रेखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लेकिन यहां पर पूछा है जो इक्वेटर के समांतर चलेगी, सर इक्वेटर के जो समांतर चलेगी वो क्या होगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश के समांतर चलेगी। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिका सर्कल इसका आंसर नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा सर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मैंने आपको ये समझाया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगला क्वेश्चन है सुनामी इज कॉज्ड बाय, सिंपल सी बात है सर, हवा के दबाव, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव ज्यादा होता है तो सुनामी होगा, लेकिन लोअर से नहीं होगा, ये क्रॉस हो गया। रॉक्स अंडरग्राउंड सडनली ब्रेकिंग, पॉसिबल ही नहीं है सर। स्ट्रॉन्ग विंड ड्राइविंग वाटर ऑन शोर, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही आंसर होगा, अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो हमारा ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं उसके कारण हमारा देखोगे सुनामी का कारण होता है। सो आंसर विल बी योर अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्ट्रेट है जो सेपरेट करता है जावा आइलैंड को सुमात्रा आइलैंड से। भाई साहब देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट पता रहेगा तभी तो आप आंसर करोगे। देखिए आप ज्योग्राफी में आओगे ना तो आपको दो शब्द मिलता है, एक शब्द मिलेगा आपको स्ट्रेट और दूसरा एक और शब्द मिलेगा चैनल, ठीक है। देखेंगे जरा स्ट्रेट क्या है और चैनल क्या है, इनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं समझते हैं। आप मान लो कि सर ये हमारा एक आइलैंड है, ये हमारा एक जमीन का टुकड़ा है, लैंड 1 बोलते हैं। अब मान लो कि सर ये भी हमारा एक जमीन का टुकड़ा है, इसे हम लैंड 2 बोलते हैं। इसको मान लोगे आप सर ये हमारा लैंड 1 है, और इसको मान लोगे आप कि सर ये हमारा लैंड 2 है। देखोगे दो लैंड एरिया है और दो लैंड एरिया के बीच में, दो लैंड एरिया होगा और दो लैंड एरिया के बीच में अगर पानी भरा है, यानी कि दो जमीन का भाग होगा और दो जमीन के भाग के बीच में अगर पानी भरा है, तो देखेंगे समझेंगे स्ट्रेट क्या होता है और चैनल क्या होता है। अगर आपको लैंड 1 से लैंड 2 पे जाना है तो देखोगे पानी के ऊपर, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, पानी के ऊपर खोजा गया, पानी के ऊपर खोजा गया वो सबसे नजदीकी रास्ता, पानी के ऊपर खोजा गया सबसे नजदीक का रास्ता जो लैंड 1 को लैंड 2 से जोड़ेगा, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं या चैनल बोलते हैं। यहां भी सेम होगा, दो लैंड एरिया को जोड़ने के लिए पानी के ऊपर खोजा गया सबसे नजदीकी रास्ता। देखो आप अगर लैंड 1 से लैंड 2 पे जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन लैंड 1 से लैंड 2 पे जाने के लिए सर पानी के ऊपर एक सबसे नजदीक रास्ता हो जाता था, सबसे एकदम शॉर्ट रास्ता खोजा जाता है। तो दो लैंड एरिया को जोड़ने के लिए पानी के ऊपर खोजा गया जो सबसे नजदीक का रास्ता होता है ना, इसी सबसे नजदीकी रास्ता को हम स्ट्रेट बोलते हैं या चैनल बोलते हैं। अब देखो इन दोनों का नाम अलग है, नाम अलग है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें। डिफरेंस क्या आएगा, देखिएगा डिफरेंस आएगा कि अगर दो लैंड एरिया का बीच का जो एरिया, दो लैंड एरिया जो हमारा दो जमीनी भाग है, इसके बीच का जो गैप है, ये गैप अगर पतला है, ये गैप अगर नैरो है, तो ऐसे रास्ते को हम स्ट्रेट बोलते हैं। और अगर दो लैंड एरिया के बीच का जो गैप है, ये गैप अगर चौड़ा है, ये गैप अगर ब्रॉड है, तो ऐसे रास्ते को आप क्या बोलोगे, चैनल बोलोगे। तो स्ट्रेट और चैनल क्या होता है सर, दोनों एक ही चीज है, दो जमीन की एरिया को जोड़ने वाला पानी के ऊपर खोजा गया एक सबसे नजदीकी रास्ता, उसे हम स्ट्रेट या चैनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गैप दो लैंड के बीच के एरिया का अगर गैप अगर कम होगा तो स्ट्रेट, गैप अगर ज्यादा होगा तो चैनल बोलेंगे। यहां पे पूछा गया है सर स्ट्रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया सर जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड, सर ये दोनों आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर आता है। इंडोनेशिया नाम का देश है, वो होगा आपका, ये इंडोनेशिया नाम के देश के अंदर ये जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड आएगा। इसमें याद रखोगे एक आइलैंड होगा सुंडा आइलैंड, ठीक है, सुंडा नाम का एक स्ट्रेट होगा, यानी कि दो लैंड एरिया होगा, मान लो ये जावा आइलैंड होगा, ये सुमात्रा आइलैंड होगा, इनके बीच में पानी भरा होगा, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर, इसे आप मान लो कि ये जावा आइलैंड होगा, इसको आप मान लो कि ये सुमात्रा आइलैंड होगा। सर दो लैंड एरिया को जोड़ने के लिए पानी के ऊपर सबसे नजदीकी रास्ता खोजा जाता है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे सुंडा स्ट्रेट,
ठीक है, तो सुंडा स्ट्रेट जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड को जोड़ेगा। आंसर विल बी योर सुंडा। स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है। पूरे विश्व के हमें सारे के सारे स्टेट को समझना पड़ेगा, पूरे विश्व के सारे चैनल्स, लाइक इंग्लिश चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट है ना, बहुत सारे स्ट्रेट्स है, लैब्राडोर स्ट्रेट है, हडसन स्ट्रेट है, बहुत सारे स्ट्रेट्स है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम लोग धीरे धीरे हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइंस इन द बे ऑफ बंगाल। सर बच्चा वाला क्वेश्चन है, सर ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। एक होता है ना, एक मूवी का डायलॉग है, सर बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। सर वही है, इंडियन आइलैंड यानी कि कौन सा ऐसा इंडियन आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी में पाया जाएगा। मैं जरा इसके लिए आपको आंसर कर दूं। देखोगे अगर आप बात करोगे आइलैंड्स के बारे में ना, आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करोगे तो भारत के अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं इसको सर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक इंडिया के अंदर वो सारे आइलैंड जो अरेबियन सी की तरफ होंगे, और इंडिया के अंदर वो सारे आइलैंड्स जो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ होंगे। अरेबियन सी की तरफ कौन कौन से आइलैंड्स पाए जाएंगे देखोगे, एक आइलैंड होगा, इसको आप बोलोगे लक्षद्वीप आइलैंड, इसको आप बोलोगे लक्षद्वीप आइलैंड। सर लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी की तरफ होगा। अरेबियन सी की तरफ एक और आइलैंड होता है, इसको आप बोलते हो मिनिकॉय आइलैंड। अरेबियन सी की तरफ आपको एक और आइलैंड मिलेगा, इसको आप बोलोगे कोरल आइलैंड। यानी कि अरेबियन सी की तरफ आपको 3 आइलैंड मिलेगा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कोरल। वही अगर आप बंगाल की खाड़ी की तरफ, जहां पे पूछा गया है क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी की तरफ एक आइलैंड होगा, इसको आप बोलोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरे में अगर बात करोगे सर एक और आइलैंड होगा, इसको आप बोलोगे न्यू मूरे आइलैंड, और एक और आइलैंड होगा, इसे आप बोलते हो व्हीलर आइलैंड। सर ये जो 3 आइलैंड होंगे सर वो बंगाल की खाड़ी की तरफ पाए जाएंगे। एग्जाम में पूछा गया है कौन सा आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी में पाया जाएगा। सर लक्षद्वीप, सर अरेबियन सी का है। दमन एंड दियो, सर ये दोनों हमारे अरेबियन सी की तरफ आएंगे। बचा कौन, सर अंडमान एंड निकोबार। सर अंडमान निकोबार विल बी दी करेक्ट आंसर। यहां पर मैंने आपका सोल्यूशन बोर्ड पे लिखा है, इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर विल बी योर अंडमान एंड निकोबार। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जापानीज वर्ड, एक जापानीज शब्द है, जापानीज वर्ड है जो हार्बर वेव को डिफाइन करेगा। सर हार्बर वेव जापानीज वर्ड, आंसर विल बी योर सुनामी। जो हम लोग सुनामी बोलते हैं उसको जापानीज वर्ड में हम लोग हार्बर वेव के नाम से जानेंगे। वेव क्या होता है सर, वेव इज अ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि वेव बहुत तरीके का होगा, साउंड वेव होता है, एनर्जी वेव होता है, लेकिन हार्बर वेव ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा सर वाटर का जो वेव होगा, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, इसको हम सारे को वेव बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सुनामी को जापानीज लैंग्वेज में, जापानीज में एक टर्म होगा हार्बर वेव, जिसको हम लोग सुनामी के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव डन। 18th में आते हैं। देखोगे पूछा गया है नेम द सी दैट सेपरेट्स एशिया एंड अफ्रीका कंट्रीज फ्रॉम इजिप्ट एंड सूडान। सर ये दोनों देश अफ्रीका का है, ठीक है, यानी कि पूछा गया है कि कौन सा नदी है, कौन सा सी है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से मैपिंग पे आते हैं, इस चीज को मैं आपको मैपिंग से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा एक सिंपल सा एक रफ मैपिंग मैं आपके लिए जरा ड्रॉ करूंगा, देखेंगे। अगर आप बात करोगे इस एरिया को ना, सर ये एरिया होगा हमारा कुछ अफ्रीका का, दिस इज गोइंग टू बी द रीजन ऑफ योर अफ्रीका। इस रीजन में आओगे सर ये आपका अफ्रीका का मैप होगा, यहां अफ्रीका होगा, इस रीजन से यूएई का रीजन शुरू होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहां से नीचे आएंगे सर यहां पर हमारा प्यारा भारत है, आवर बिलवेड इंडिया। और देखोगे इसके ऊपर जाओगे सर यहां पे आपको कुछ इस तरीके से आप ये लाइन आपको खींचना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में मैपिंग नहीं पढ़ेंगे, अभी अपने नॉलेज को सीमित रखते हैं। सर दिस विल बी योर अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है सर, अफ्रीका के जस्ट ऊपर पड़ता है एक कॉन्टिनेंट यूरोप। दिस व्हाट वी हैव यूएई, एंड ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब देखिएगा पूछा गया है, अच्छा मैं जरा आपको बताऊं कि सर एशिया का बॉर्डर लाइन है कहां पर, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। यूरोप के रीजन में आओगे ना सर, यहां पर एक आपको देश मिलता है, इस रीजन में आपको एक देश मिलेगा, इस देश का नाम होगा टर्की। ठीक है, इस देश का नाम क्या होगा, टर्की। अब टर्की के रीजन से आप क्या करोगे देखिएगा, यानी कि यूरोप में देखोगे यहां से टर्की के रीजन से आपको एक बॉर्डर क्लिक करना है, यानी कि टर्की के देश को अपने बॉर्डर के अंदर लेते हुए ये पूरा का पूरा यूएई, और यहां से ये पूरा का पूरा जो रीजन होगा
ये जो पूरा का पूरा रीजन होगा सर, इस पूरे रीजन को आप क्या बोलोगे? एशिया बोलोगे। ये एशिया कॉन्टिनेंट होगा, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहां पर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इन तीनों कॉन्टिनेंट के बराबर में अगर आप देखोगे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यहां पे देखोगे अफ्रीका है, यूरोप है, यूएई है। सर यहां पर आपको एक वाटर बॉडी देखने के लिए मिलेगा। इस रीजन में आएंगे सर, इस रीजन में एक वाटर बॉडी देखने के लिए मिलेगा। इस वाटर बॉडी को आप क्या बोलोगे? इस वाटर बॉडी का नाम होता है रेड सी। तो आप देखोगे जो रेड सी है ना, रेड सी का जो होगा एरिया, वो पूरे के पूरे यूरोप को एशिया और अफ्रीका से अलग करेगा। देखो इजिप्ट बोला गया है सर, यहां पर एक देश लाई करेगा इजिप्ट, और इजिप्ट के जस्ट नीचे एक देश लाई करता है सूडान, सूडान के जस्ट नीचे एक देश लाई करेगा साउथ सूडान, उसके नीचे जस्ट एक देश लाई करेगा तंजानिया, इसके देखोगे पश्चिम में आओगे तो एक देश लाई करता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर। यहां पर पूछा गया है एशिया और अफ्रीका को कौन सा वाटर बॉडी अलग करेगा? आंसर विल बी योर रेड सी। बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ये CHSL का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2023 एनडीए एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो याद रखोगे दिस विल बी योर रेड सी। आप मुझे बताओगे कि रेड सी के ऊपर एक कैनाल बनाया है, इस कैनाल का नाम क्या है? चलो मैं बताता हूं आपको। रेड सी के ऊपर एक कैनाल बनाया है, इस कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कब बना था सर? ये 1869 में बना था। सुएज कैनाल की लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। आप मुझे कमेंट में बताओगे सुएज कैनाल को बनाने वाले का नाम क्या है? नाम स्टार्ट होता है एफ से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताओगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वी हैव डन विद द 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आएंगे, देखेंगे अ चेन ऑफ आइलैंड क्लोजली स्कैटर्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड। यानी देखोगे अगर बात करोगे कि बहुत सारे आइलैंड्स अगर एक ग्रुप में रहेगा ना, एक ये आइलैंड, एक ये आइलैंड, एक ये आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड्स, यहां पर आपको बहुत सारे आइलैंड से ग्रुप में दिखेंगे ना, तो आइलैंड के ग्रुप को आप क्या बोलोगे? आइलैंड के ग्रुप को आप बोलते हो आर्किपेलागो, यानी कि द्वीप समूह बोलते हैं। सो आंसर विल बी योर बी, द्वीप समूह। क्लोजली स्कैटर्ड, देखोगे आइलैंड्स एक दूसरे में क्लोजली स्कैटर्ड, यानी कि देखोगे बिखरे हुए हैं लेकिन आपस में वो सिमटे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको छोटे छोटे आइलैंड का अगर एक ग्रुप दिखेगा उसको आप क्या बोलोगे? आर्किपेलागो। एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल इज योर लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड is the best suitable for the example of this archipelago island, जो कि इंडिया में अभी मैंने आपको बताया अरेबियन सी के एरिया में लाई करता है। चलिए वी हैव डन विद दिस 19th नंबर क्वेश्चन आल्सो। कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड? कौन सा चैनल? मैंने अभी आपको जस्ट बताया चैनल क्या होगा। दो लैंड एरिया के बीच में वाटर बॉडी है, यानी कि दो लैंड एरिया को जोड़ने वाला पानी के ऊपर खोजा गया सबसे नजदीकी रास्ता, उसे हम चैनल बोलते हैं। अगर आप बात करोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, लेट मी टेल यू, देखोगे कि सर ये हमारा होगा साउथ इंडिया का पोर्शन। मैं जरा लोकेशन पे आपको लेकर के चलता हूं और कुछ अच्छे तरीके समझते हैं। कुछ ऐसा समझेंगे जैसे आप पहले कभी समझे ही नहीं हो। ये हमारा देखिएगा दक्षिणी भारत है। इस साइड में क्या पड़ेगा सर? इस साइड में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यानी कि यहां पड़ेगा सर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। आपको पता है यहां क्या पड़ेगा सर? यहां पड़ेगा अरेबियन सी। देखिएगा बंगाल की खाड़ी के जस्ट नीचे की तरफ आएंगे आप सर, यहां पर आपको एक आइलैंड का ग्रुप मिलेगा। एक आइलैंड मिलेगा यहां पर, पहला, दूसरा आइलैंड होगा, ये तीसरा आइलैंड होगा और ये चौथा आइलैंड होगा। फिर थोड़े से गैप के बाद पांचवा आइलैंड होगा, छठा आइलैंड होगा और ये सातवां आइलैंड होगा। यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आपको टोटल 7 आइलैंड्स मिलेंगे। इन सातों आइलैंड में अगर आप बात करोगे, इन सातों आइलैंड में ऊपर के जो 4 आइलैंड होते हैं इसे हम बोलते हैं अंडमान, और जो नीचे के जो 3 आइलैंड होते हैं इसे हम बोलते हैं निकोबार। और इनके बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट, यहाँ पर एक चैनल का फॉर्मेशन होगा। इस चैनल को आप क्या बोलोगे? इसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। आपको ये 10 डिग्री चैनल ऑप्शन में दिख रहा होगा, आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन को आप आंसर करो। 10 डिग्री चैनल, यानी कि देखोगे अंडमान के आइलैंड को निकोबार के आइलैंड से अलग करने वाला चैनल का नाम 10 डिग्री। देखोगे इंडिया के रिस्पेक्टिव में बंगाल की खाड़ी की तरफ 10 डिग्री और अरेबियन सी की तरफ देखोगे आपको 9 डिग्री चैनल दिखेगा, और फिर यहां पर आपको सर 8 डिग्री चैनल भी दिखेगा। यानी कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल हमेशा इंडिया के आइलैंड से जुड़ा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल ऑलवेज विल रिलेटेड विद द इंडिया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है सर? ग्रेट बैरियर रीफ सर है क्या? ये ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है सर? ये एक आइलैंड है सर। कैसा आइलैंड है सर? ग्रेट बैरियर रीफ, इट इज अ टाइप ऑफ कोरल आइलैंड।
ठीक है। आप समुद्र के नीचे जाओगे, समुद्र की गहराई में जाओगे, तो समुद्र के गहराई में आपको बहुत रंग बिरंगे एकदम कलरफुल आपको चट्टान दिखता है। वो जो समुद्र के गहराई में जो कलरफुल चट्टान दिखता है ना, उसी चट्टान को आप क्या बोलते हो? कोरल बोलते हो। तो देखो कि पूछा गया है सर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित होगा? सर ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे ये अगर आपका कुछ ऑस्ट्रेलिया का मैप होगा, एक रफ डायग्राम है, ये देखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर ऑस्ट्रेलिया का रीजन। अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, इसे आप बोलते हो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इसे आप बोलोगे साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसे आप बोलोगे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, और इसे आप बोलोगे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा डीप में चल के पढ़ते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये ईस्ट है, ये साउथ है, इसको आप क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये वेस्ट है, ये साउथ, इसको आप क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। याद रखोगे जो कोरल आइलैंड है वो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि अगर आप बात करोगे तो सर इस रीजन में यहां पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, यहां पर एक आपको आइलैंड मिलेगा। इस आइलैंड का नाम क्या होगा? इस आइलैंड को हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। सर ग्रेट बैरियर रीफ क्या होगा? सर ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल आइलैंड है, और याद रखिएगा पूरे विश्व का सबसे लंबा कोरल आइलैंड यही है। लॉन्गेस्ट कोरल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां पाया जाएगा? सर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर द क्लास आ गया यहाँ पे, आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग आ गया है। एक और स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम और हमारे फेसबुक वाले चैनल पे जाकर के ऐड हो सकते हैं। ये फर्दर ग्रुप्स होंगे, लिंक्स होंगे, आप इसको देखिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ग्रेट बैरियर रीफ। 21 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियो। अगले कमिंग वीडियो में हम लोग 2023 के एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। प्लीज फिर भी मैं बोल देता हूँ, लाइक कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी कमिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो विथ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ योर कमेंट सेक्शन एवरीवन। Thank you for the class everyone. We'll meet soon.